सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना बच्चों? हाँ, पढ़ाई करना बहुत आवश्यक है, तो सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। और याद तो होगा ही आप सभी को क्या करना होता है एपिसोड देखने के बाद। एपिसोड देख लेने के बाद आपको अपने किताब से सवालों को हल करना होता है। तो अपना कॉपी और कलम ले लीजिए बच्चों और हो जाइए तैयार। हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय भाग 4। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम सेक्शन फॉर्मूला या विभाजन सूत्र पर कुछ उदाहरण देखेंगे। उदाहरण 1, बिंदुओं 1, -2, 3 और 3, 4, -5 को मिलाने से बने रेखाखंड को अनुपात 2:3 में अंतः तथा बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम अंतः विभाजन देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक रेखा है जिसके दो बिंदु हैं A1, -2 और 3 और B3, 4 और -5। अब दोस्तों, वही बिंदु P, X, Y, Z इस AB रेखाखंड को 2:3 के रेशो में विभाजित कर रहा है और यह इंटरनली यानी अंतः विभाजित कर रहा है। तो जैसा कि हमने विभाजन सूत्र के अनुसार पढ़ा था, P बिंदु के निर्देशांक हुए mx2 + nx1 अपॉन m + n, my2 + ny1 अपॉन m + n, mz2 + nz1 अपॉन m + n। तो चलिए इस सूत्र में अब वैल्यूज पुट करते हैं। तो x की वैल्यू आएगी 9/5, y की वैल्यू आएगी 2/5 तथा z की वैल्यू आएगी -1/5। अतः pxyz यानी p के निर्देशांक हमने निकाल लिए हैं, जो कि हम इस प्रकार लिखेंगे 9/5, 2/5, -1/5। तो चलिए अब बाह्य विभाजन देखते हैं। हमारे पास वही रेखा है। अब दोस्तों, इस रेखा का पहला बिंदु हमने लिया A1, -2 और 3 तथा दूसरा बिंदु B जो कि होगा 3, 4 और -5। अब दोस्तों, आप बहुत ही ध्यान से एक्सटर्नल डिवीजन के कंसेप्ट को समझिए। इस चित्र में बाहर से विभाजित करने वाला बिंदु P XYZ यहां लाए करेगा, यानी बाहर विभाजन का मतलब यह है कि वह AB के बीच में ना होकर AB के बाहर होगा। अतः यह रेशो AP/BP 2/3 के बराबर होगा। अब जैसा कि हमने बाहर विभाजन वाले सूत्र में पढ़ा था, उसमें हम n को -n से विस्थापित कर देते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो वह फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। चलिए अब उसमें वैल्यूज पुट करें। तो x की संख्या वहां से हमें 3 मिल जाती है, y की संख्या हमें -14 मिल जाएगी तथा z हमारे पास 19 आ जाएगा।
अतः इस प्रकार हमें P के निर्देशांक मिल गए जब वही AB रेखा को बाहर से विभाजित कर रहा है। तो उसके निर्देशांक होंगे -3, -14 तथा 19। इस प्रकार हमने एक्सटर्नल डिवीजन को समझा। चलिए अब अगला उदाहरण देखते हैं। विभाजन सूत्र का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि बिंदु -4, 6, 10, 2, 4, 6 और 14, 0, -2 संरेख हैं। तो दोस्तों हमने एक बिंदु का नाम ले लिया A, -4, 6 और 10, दूसरा बिंदु B 2, 4, 6 और तीसरा बिंदु C 14, 0 और -2। अब दोस्तों हमने ऐसा ही एक प्रश्न डिस्टेंस फॉर्मूला में भी किया था, किंतु यहाँ हमें साफ प्रश्न में दिया गया है कि यह प्रश्न केवल विभाजन सूत्र से होगा। तो आइए देखते हैं यह किस प्रकार होगा। हमारे पास रेखा है जिसके बिंदु A -4, 6 और 10 और B 2, 4 और 6 है। तो दोस्तों हम एक ऐसा बिंदु P XYZ ले लेते हैं जो इस रेखाखंड AB को k:1 के अनुपात में बांट रहा है। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा, P के निर्देशांक होंगे 2k - 4 अपॉन k + 1, 4k + 6 अपॉन k + 1, 6k + 10 अपॉन k + 1। अब दोस्तों हम यहाँ जांच करते हैं कि k की किसी वैल्यू के लिए बिंदु P और बिंदु C कोइंसाइड या फिर मेल खाते हैं या फिर बिंदु P बिंदु C के संपाती है। तो P के निर्देशांक हम 14 के बराबर पुट करेंगे जो कि C का x निर्देशांक है। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी यानी k बराबर -3/2, उस वैल्यू को हम P के y और z निर्देशांक में डालकर उनकी संख्या C के y और z के हूबहू मिलाने की कोशिश करेंगे। यदि वह बराबर आ जाती है तो ABC संरेख है। तो यही वैल्यू k -3/2 आप P के y निर्देशांक में डालिए, तो जहां से हमें y निर्देशांक की वैल्यू 0 मिल जाएगी। अब वही वैल्यू k आप P के z निर्देशांक में डालिए, जहां से हमें उसकी वैल्यू -2 मिलेगी। अब यही -2 C का z निर्देशांक है, अतः y और z बिल्कुल हूबहू C से मिलते हैं। अतः हमने यह सिद्ध किया कि C 14, 0 और -2 वह बिंदु है जो AB को 3:2 के अनुपात में बाहर से विभक्त करता है, और वही पॉइंट P है क्योंकि दोनों के निर्देशांक बिल्कुल हूबहू मेल खाते हैं। अतः A, B व C संरेख है। तो यदि सेक्शन फॉर्मूला से आपको 3 बिंदु संरेख दिखाने हैं तो आप इसी प्रकार करेंगे। चलिए अगला उदाहरण देख लें। बिंदुओं 4, 8, 10 और 6, 10, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड YZ तल द्वारा जिस अनुपात में विभाजित करते हैं उसे ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप यहाँ प्रश्न समझिए कि 2 बिंदु हैं और उसे YZ एक्सिस डिवाइड कर रही है, और जिस रेशो में डिवाइड कर रही है हमें वह निकालना है। तो हम यहाँ मानते हैं कि YZ तल P बिंदु के द्वारा रेखाखंड AB को k:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो विभाजन सूत्र जो कि हमने पढ़ा है उसके अनुसार निर्देशांक हुए Pxyz बराबर 4 + 6k अपॉन k + 1, 8 + 10k अपॉन k + 1, 10 - 8k अपॉन k + 1। अब क्योंकि P YZ तल पर स्थित है, तो यह हमने सबसे पहली वीडियो में पढ़ा था कि यदि कोई भी बिंदु YZ तल पर स्थित होता है तो सदैव उसका x निर्देशांक 0 होता है। तो यहाँ हम P का x निर्देशांक
यदि 0 पुट करेंगे तो वहां से रेशो यानी k की वैल्यू हमें -2/3 मिल जाएगी। अतः YZ तल AB को 2:3 के अनुपात में बाहर से विभाजित करता है। इस वीडियो में हमने सीखा विभाजन सूत्र के उदाहरण। अगली वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान का एक नया पाठ शुरू करेंगे जिसका नाम है शरीर, द्रव तथा परिसंचरण। अब हम इसका पहला भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परिचय और रुधिर के बारे में। परिचय: ऊतकों के सुचारू कार्य हेतु अपशिष्ट या हानिकारक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार निष्कासन आवश्यक है। अतः इन पदार्थों की कोशिकाओं तक से चलने हेतु एक प्रभावी क्रियाविधि का होना आवश्यक था। विभिन्न प्राणियों में इस हेतु अभिगमन के विभिन्न तरीके विकसित हुए हैं। सरल प्राणी जैसे स्पंज व सीलनट्रेट बाहर से अपने शरीर में पानी का संचरण शारीरिक गुहाओं में करते हैं, जिससे कोशिकाओं के द्वारा इन पदार्थों का आदान प्रदान सरलता से हो सके। जटिल प्राणी इन पदार्थों के परिवहन के लिए विशेष तरल का उपयोग करते हैं। मनुष्य सहित उच्च प्राणियों में रक्त इस उद्देश्य में काम आने वाला सर्वाधिक सामान्य तरल है। एक अन्य शरीर द्रव लसिका भी कुछ विशिष्ट तत्वों में परिवहन में सहायता करती है। रक्त एक विशेष प्रकार का ऊतक है जिसमें द्रव्य आधात्री यानी मैट्रिक्स, प्लाज्मा तथा अन्य संगठित संरचनाएं पाई जाती है। प्लाज्मा प्रद्रव्य एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन लगभग 55% होता है। प्रद्रव्य में 90 से 92% जल तथा 6 से 8% प्रोटीन पदार्थ होते हैं। फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन तथा एल्ब्यूमिन प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य प्रोटीन है। फाइब्रिनोजेन की आवश्यकता रक्त थक्का बनाने या स्पंदन में होती है। ग्लोबुलिन का उपयोग शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र तथा एल्ब्यूमिन का उपयोग परासरणी संतुलन के लिए होता है। प्लाज्मा में अनेक खनिज आयन जैसे Na+, Ca++, Mg++, HCO3-
और Cl- इत्यादि भी पाए जाते हैं। शरीर में संक्रमण की अवस्था में होने के कारण ग्लूकोज, अमीनो अम्ल तथा लिपिड भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। रुधिर का थक्का बनाने अथवा स्कंदन के अनेक कारक प्रद्रव्य के साथ निष्क्रिय दशा में रहते हैं। बिना थक्का या स्कंदन कारकों के प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। संगठित पदार्थ लाल रुधिर कणिका यानी एरिथ्रोसाइट, श्वेताणु यानी ल्यूकोसाइट तथा पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट को संयुक्त रूप से संगठित पदार्थ कहते हैं और ये रक्त के लगभग 45% भाग बनाता है। एरिथ्रोसाइट यानी रक्ताणु या लाल रुधिर कणिकाएं अन्य सभी कोशिकाओं की संख्या में अधिक होती हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में ये कणिकाएं लगभग 50 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त होती है। वयस्क अवस्था में लाल रुधिर कणिकाएं लाल अस्थि मज्जा बनाती हैं। अधिकतर स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं मिलते हैं तथा इनकी आकृति उभयावतल यानी बाइकॉन्केव होती है। इनका लाल रक्त एक लौह युक्त जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण है। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इन पदार्थों के श्वसन गैसों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका है। लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु 120 दिन होती है। तत्पश्चात इनका विनाश प्लीहा यानी लाल रक्त कणिकाओं की कब्रिस्तान में होता है। ल्यूकोसाइट को हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण तथा रंगहीन होने से श्वेत रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। इसमें केंद्रक पाए जाते हैं तथा इनकी संख्या लाल रक्त कणिकाओं में अपेक्षा कम औसतन 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर रक्त होती है। सामान्यतः ये कम समय तक जीवित रहती है। इनको दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। ल्यूकोसाइट कणिकाणु यानी ग्रेनुलोसाइट होते हैं और अकण कोशिका यानी एग्रेनुलोसाइट होते हैं। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल व बेसोफिल कणिकाणुओं के प्रकार हैं, जबकि लिम्फोसाइट तथा मोनोसाइट अकण कोशिका के प्रकार हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं में न्यूट्रोफिल संख्या सबसे अधिक लगभग 60 से 65% तथा बेसोफिल संख्या में सबसे कम लगभग 0.5 से लेकर 1% तक होती है। न्यूट्रोफिल तथा मोनोसाइट 6 से 8% भक्षण कोशिका होती है जो अंदर प्रवेश करने वाले बाह्य जीवों को समाप्त करती है। बेसोफिल हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपारिन आदि का स्राव करती है तथा शोधकारी क्रियाओं में सम्मिलित होती है। इओसिनोफिल 2 से 3% होती है, इस संक्रमण से बचाव करती है तथा एलर्जी प्रतिक्रिया में सम्मिलित रहती है। लिम्फोसाइट 20 से 25% मुख्यतः दो प्रकार की है, बी तथा टी। बी और टी दोनों प्रकार के लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी है। पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ये मेगाकैरियोसाइट अस्थि मज्जा की विशेष कोशिका के टुकड़ों में विखंडन से बनती है। रक्त में इनकी संख्या लगभग 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। प्लेटलेट कई प्रकार के पदार्थ स्रावित करती है, जिनमें अधिकांश रुधिर का थक्का जमाने या स्कंदन में सहायक है। प्लेटलेट की संख्या में कमी के कारण स्कंदन में विकृति हो जाती है तथा शरीर से अधिक रक्त स्राव हो जाता है। रक्त समूह, जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य का रक्त एक जैसा दिखते हुए भी कुछ अर्थों में विभिन्न होता है। रक्त का कई तरीके से समूहीकरण किया गया है। इसमें से दो मुख्य समूह ABO तथा RH का उपयोग पूरे विश्व में होता है। ABO समूह मुख्यतः लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर दो एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर होता है। ये एंटीजन A और B है
जो प्रतिरक्षा अनुक्रिया को प्रेरित करते हैं। इसी प्रकार विभिन्न व्यक्तियों में दो प्रकार की प्राकृतिक एंटीबॉडी मिलते हैं। प्रतिरक्षी वे प्रोटीन पदार्थ हैं जो प्रतिजन के विरुद्ध पैदा होते हैं। 4 रक्त समूह A, B, AB और O में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की स्थिति को देखते हैं। रक्त समूह A में लाल रुधिर कणिकाओं पर प्रतिजन A है, प्लाज्मा में प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी एंटी B है और ये रक्तदाता समूह इनका A तथा O है। रक्त समूह B में लाल रुधिर कणिकाओं पर प्रतिजन B है और एंटीबॉडी एंटी A है, इनका रक्तदाता समूह B और O है। रक्त समूह AB का लाल रुधिर कणिकाओं पर प्रतिजन AB है और इसमें एंटीबॉडीज अनुपस्थित है, इनका रक्तदाता समूह AB, A, B तथा O है। रक्त समूह A में लाल रुधिर कणिकाओं पर प्रतिजन अनुपस्थित है और प्लाज्मा में प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज एंटी A और एंटी B है, इनका रक्तदाता समूह O है। दाता एवं ग्राही के रक्त समूहों का रक्त चढ़ाने से पहले सावधानी पूर्वक मिलान कर लेना चाहिए, जिससे रक्त स्कंदन एवं आरबीसी के नष्ट होने जैसी गंभीर परेशानियां न हो। उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि रक्त समूह O एक सर्वदाता है जो सभी समूहों को रक्त प्रदान कर सकता है। रक्त समूह AB सर्व आदाता है जो सभी प्रकार के रक्त समूह से रक्त ले सकता है। RH समूह ये अन्य प्रतिजन या एंटीजन RH है जो लगभग 80% मनुष्यों में पाया जाता है तथा यह RH एंटीजन रेसिस बंधन में पाए जाने वाला एंटीजन के समान है। ऐसे व्यक्ति को जिसमें RH एंटीजन होता है उसको RH सहित यानी RH पॉजिटिव और जिसमें नहीं होता उसे RH हीन यानी RH नेगेटिव कहते हैं। यदि RH रहित के व्यक्ति के रक्त को RH सहित पॉजिटिव के साथ मिलाया जाए तो व्यक्ति में RH प्रतिजन RH नेगेटिव के विरुद्ध विशेष प्रतिरक्षी बन जाती है। अतः रक्त आदान प्रदान के पहले RH समूह को मिलाना भी आवश्यक है। एक विशेष प्रकार की RH अयोग्यता को एक गर्भवती माता एवं उसके गर्भ में पल रहे भ्रूण के RH पॉजिटिव के बीच पाई जाती है। अपरा द्वारा पृथक रहने के कारण भ्रूण का RH एंटीजन सकभरता में माता के RH नेगेटिव को प्रभावित नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी पहले प्रसव के समय माता का RH नेगेटिव रक्त से शिशु की RH पॉजिटिव रक्त के संपर्क में आने की संभावना रहती है। ऐसी दशा में माता का रक्त में RH प्रतिरक्षी बनना प्रारंभ हो जाता है। ये प्रतिरोध में एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। यदि परवर्ती गर्भावस्था होती है तो रक्त से RH नेगेटिव के भ्रूण के रक्त RH पॉजिटिव में RH प्रतिरक्षी का रिसाव हो सकता है और इससे भ्रूण की लाल रुधिर कणिकाएं नष्ट हो सकती है। यह भ्रूण के लिए जानलेवा हो सकती है या उसे रक्त अल्पता और पीलिया हो सकता है। ऐसी दशा को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस कहते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए माता को प्रसव के तुरंत बाद RH प्रतिरक्षी का उपयोग करना चाहिए। रक्त स्कंदन यानी रक्त का जमाव किसी चोट या घात की प्रतिक्रिया स्वरूप रक्त स्कंदन होता है। यह क्रिया शरीर से बाहर अत्यधिक रक्त को बहने से रोकती है। आपने किसी चोट घात या घाव पर कुछ समय बाद गहरे लाल एवं भूरे रंग की झाग सा अवश्य देखा होगा। यह रक्त का स्कंदन या थक्का है जो मुख्यतः फाइब्रिन धागे के जाल से बनता है। इस जाल में मरे तथा क्षतिग्रस्त संगठित पदार्थ भी उलझे हुए होते हैं। फाइब्रिन रक्त प्लाज्मा में उपस्थित एंजाइम थ्रोम्बिन की सहायता से फाइब्रिनोजेन से बनती है। थ्रोम्बिन की रचना प्लाज्मा में उपस्थित निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन से होती है। इसके लिए थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम समूह की आवश्यकता होती है। यह एंजाइम समूह
रक्त प्लाज्मा में उपस्थित अनेक निष्क्रिय कारकों की सहायता से एक के बाद एक अनेक एंजाइमी प्रतिक्रिया की श्रृंखला से बनता है। एक चोट या घात रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के विशेष कारकों को मुक्त करने के लिए प्रेरित करता है, जिनसे स्कंदन की प्रक्रिया शुरू होती है। क्षतिग्रस्त ऊतकों द्वारा भी चोट की जगह पर कुछ कारक मुक्त होते हैं जो स्कंदन को प्रारंभ कर सकते हैं। इस प्रतिक्रिया में कैल्शियम आयन की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हमने सीखा परिचय और रुधिर के बारे में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे लसिका, परिसंचरण पथ, जिसमें हम पढ़ेंगे मानव परिसंचरण पथ और हृदय चक्र के बारे में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय अवकल समीकरण का भाग 6 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारे पिछली वीडियो में पढ़ा था प्रथम घात एवं प्रथम कोटि वाले अवकल समीकरण के हल ज्ञात करने वाली विधियां, जिसमें कि हमने समघातीय अवकल समीकरण विधि सीखी थी। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रैखिक अवकल समीकरण विधि। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरणों को हल करने की जो 3 प्रकार की विधियां हैं, वो है पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण विधि, दूसरी है समघातीय अवकल समीकरण विधि और तीसरी है रैखिक अवकल समीकरण विधि। तो आज हम जानेंगे रैखिक अवकल समीकरण विधि। आइए देखते हैं कि आखिर ये अवकल समीकरण होता क्या है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई अवकल समीकरण dy/dx + py = q के रूप में प्राप्त हो, जिसमें कि आपका p और q जो है वो या तो अचर या फिर केवल x का फलन हो, इस प्रकार के अवकल समीकरण को हम प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं।
जैसे कि dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल्स टू साइन x। यहाँ पर आपका जो p है वो क्या है, वो है 1 और आपका q जो है वो साइन x है। अर्थात यहाँ पर p और q जो है वो अचर अथवा x का फलन है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण देखते हैं जो कि है dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन x मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल्स टू साइन x। यहाँ पर जो हमारा p है वो क्या है, वो है यहाँ पर 1 अपॉन x और जो q है वो है साइन x। इसी प्रकार से एक और उदाहरण देखते हैं dy अपॉन dx प्लस y अपॉन x log x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो p है वो क्या होगा, यहाँ पर हमारा p होगा 1 अपॉन x log x और जो हमारा q होगा वो होगा 1 अपॉन x। तो दोस्तों ये एक प्रकार का रैखिक अवकल समीकरण है जो कि हमारा dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल्स टू q के रूप में है। हमारे पास रैखिक अवकल समीकरण का एक और प्रकार है, आइए उसके बारे में जानते हैं अब हम। अगर आपको कुछ इस प्रकार का अवकल समीकरण प्राप्त हो जो कि इस रूप में हो dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल्स टू q, जहां पर p और q अचर अथवा y का फलन हो, इस प्रकार के समीकरण को आप रैखिक अवकल समीकरण का दूसरा रूप से जानेंगे। आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं जिससे कि आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। dx अपॉन dy प्लस x इज इक्वल्स टू cos x। दोस्तों यहाँ पर ये जो समीकरण है इसमें आपका p क्या है, इसमें आपका p है 1 और q है cos x और यहाँ पर ये जो p और q है वो या तो अचर या y का फलन है। तो इस प्रकार के अवकल समीकरण को भी हम रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं और ये हमारा दूसरा रूप है उसका। इसी प्रकार से एक और उदाहरण देखते हैं जो कि है dx अपॉन dy प्लस माइनस 2x अपॉन y इज इक्वल्स टू y स्क्वायर e टू द पावर माइनस y। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो p है वो क्या होगा, वो होगा माइनस 2 अपॉन y और जो q होगा वो होगा y स्क्वायर e टू द पावर माइनस y। और जाहिर सी बात है कि ये जो रैखिक अवकल समीकरण है ये हमारे दूसरे रूप में है जो कि है dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल्स टू q। अब इसके बाद आशा करती हूँ कि आपको रैखिक अवकल समीकरण अर्थात उनके दोनों रूप के बारे में पता लग गया होगा कि आप उसे किस प्रकार से पहचानेंगे तथा किस प्रकार से आप उनके p और q को दर्शाएंगे। चलिए दोस्तों अब हम जानेंगे कि कैसे हम इस प्रकार के समीकरण द्वारा हल ज्ञात करते हैं। दोस्तों उससे पहले हमें एक और बात की जानकारी प्राप्त करनी है, आइए जानते हैं अब उसे। दोस्तों इस प्रकार की विधि द्वारा हल ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हमें gx का मान भी प्राप्त करना होता है और वो gx आइए जानते हैं कि क्या होता है। तो दोस्तों अगर आपका समीकरण dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल्स टू q के रूप में है तो यहाँ पर आपका जो gx होगा वो होगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, जिससे कि जब आप उस समीकरण के बाएं पक्ष को गुणा करेंगे तब वो x या y के किसी फलन का अवकलज बन जाएगा और यही जो हमारा फलन gx बराबर e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx हमारे दिए गए अवकल समीकरण का समाकलन गुणक कहलाएगा। और इस समाकलन गुणक का हम बहुत ही ज्यादा प्रयोग करते हैं रैखिक अवकल समीकरण के द्वारा हल ज्ञात करने में। आइए पहले हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस तरह के प्रश्न को हल करेंगे जिसमें कि हम समाकलन गुणक का भी प्रयोग करते हैं और फिर हम आखिर में एक प्रश्न द्वारा इन सभी चरणों को अच्छी तरह से प्रयोग करके हल ज्ञात करेंगे हमारे अवकल समीकरण का। तो दोस्तों प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण को हल करने के लिए जो चरण है वो कुछ इस प्रकार के हैं। सबसे पहले दिए हुए अवकल समीकरण को dy अपॉन dx प्लस px इज इक्वल्स टू q के रूप में लिखिए जिसमें p और q अचर अथवा केवल x के फलन है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें हमारे दिए गए अवकल समीकरण को कुछ इस प्रकार के रूप में लिखना होगा ताकि हम p और q इससे आसानी से ज्ञात कर पाएं। इसके बाद हमारा अगला चरण जो होगा वो होगा समाकलन गुणक ज्ञात करने का, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि हम ज्ञात करते हैं
e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx के द्वारा। इसके बाद हमारा अगला चरण है कि जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात कर लेते हैं तो आप हमारे प्राप्त किए गए फलन को कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर अर्थात समाकलन गुणक बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, अर्थात जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा वो कुछ इस प्रकार में आएगा। आइए अब हम दूसरे केस का भी देख लेते हैं, जो कि हमारा रैखिक अवकल समीकरण का दूसरा रूप है। उसका भी समाकलन गुणक हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ये अब उसके चरण देखते हैं। तो उसके चरण के लिए भी हमारे जो चरण हैं वो लगभग इसी प्रकार के हैं। सबसे पहले हम अवकल समीकरण को dx अपॉन dy प्लस p1x इज इक्वल्स टू q1 के रूप में लिखेंगे, जिसमें कि हमारा जो p1 और q1 होगा वो अचर अथवा केवल y का फलन होगा। इसके बाद हम ज्ञात करेंगे समाकलन गुणक अर्थात इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि हम ज्ञात करेंगे e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p1 dy से। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि आप कौन से रूप वाला अवकल समीकरण ज्ञात कर रहे हैं और फिर किस प्रकार से उनका समाकलन गुणक ज्ञात कर रहे हैं। जब आप समाकलन गुणक ज्ञात कर लेंगे तो फिर आप उसे कुछ इस प्रकार के रूप में उसका हल लिखेंगे, जो कि है x गुने समाकलन गुणक बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q1 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ dy प्लस c। तो दोस्तों यहाँ से आपको जो ये दो सूत्र मिल रहा है, जिससे कि आप अपने अवकल समीकरण का हल कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, इसे आप जरूर ध्यान में रखें, ताकि जब आप इनके प्रश्नों को हल करेंगे तो आप इसे फिर आसानी से लिख पाएंगे। इन सभी का प्रूफ भी है, जो कि आपको आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में मिल जाएगा, जिसके द्वारा ये हल हमें प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों ये थी कुछ थोड़ी बहुत जानकारी कि किस प्रकार से हम रैखिक अवकल समीकरण का हल ज्ञात करते हैं। आइए अब एक प्रश्न देखते हैं इस पर आधारित, जिससे कि आपको इस विधि द्वारा किस प्रकार से हल ज्ञात करना है अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमने जो उदाहरण लिया है वो है अवकल समीकरण dy अपॉन dx माइनस y इज इक्वल्स टू cos x का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। आइए देखते हैं कि इसे हम किस प्रकार से हल करेंगे। यहाँ पर जाहिर सी बात है कि आप बड़े ही आसानी से पहचान गए होंगे कि ये किस प्रकार का रैखिक अवकल समीकरण है तथा इसका p और q क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो रैखिक अवकल समीकरण है, यहाँ पर हमारा p और q जो है वो है y का कोफिशिएंट और q जो है वो है cos x। तो p हमें प्राप्त हो रहा है -1 और q हमें प्राप्त हो रहा है cos x। दोस्तों जब हमारे पास p और q आ जाता है तो उसके बाद हम क्या ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम ज्ञात करेंगे समाकलन गुणक अर्थात इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैसे ज्ञात करेंगे, इस प्रकार के रैखिक अवकल समीकरण का। इस प्रकार के रैखिक अवकल समीकरण का हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर अर्थात समाकलन गुणक ज्ञात करेंगे e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx के द्वारा। जब हम यहाँ पर इन सभी के मान को प्रतिस्थापित करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे तो हमें यहाँ से ये प्राप्त हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1 dx, जो कि हमें प्राप्त होगा e टू द पावर -x। इसके बाद हम इसे जो हमारे पास इसका हल लिखने का रूप आया था उसमें हम इसे प्रतिस्थापित करेंगे, जो कि होता है y गुणे इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। जब हम यहाँ पर इन सभी के मान को प्रतिस्थापित करेंगे दोस्तों तो हमारे पास ये आ जाएगा y मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर -x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर -x पूरे का dx प्लस c। इसके बाद अब हम प्रायः यहाँ पे इंटीग्रेशन इसका ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों ये जो है ये बाई पार्ट्स वाला इंटीग्रेशन है, जिसके लिए आपको बाई पार्ट्स का इंटीग्रेशन करना आना चाहिए होगा, जिसमें कि आप कुछ fx और gx मानते थे और फिर उसे इंटीग्रेट करते थे। तो यहाँ पर जब आप इसे फिर से हल करेंगे तो आपको यहाँ से ये प्राप्त हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर e टू द पावर -x को gx लेते हैं और cos x को fx लेते हैं तो fx गुने इंटीग्रेशन ऑफ gx dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ gx dx पूरे का dx।
जब आप यहाँ पर इन सभी के मान को प्रतिस्थापित करके इनका इंटीग्रेशन ज्ञात करेंगे तो आपको यहाँ से ये प्राप्त हो जाएगा cos x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन dx cos x इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx पूरे का dx। इसके बाद जब आप इसे प्रायः इन सब का इंटीग्रेशन ज्ञात करेंगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस x cos x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस x sin x dx। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा इंटीग्रेशन आया है, अब हम इसे बाय पार्ट्स के द्वारा इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये माइनस e टू द पावर माइनस x cos x माइनस sin x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन dx sin x मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस x dx पूरे का dx, जिसे जब आप पुनः हल करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस x cos x माइनस sin x मल्टीप्लाइड बाय माइनस e टू द पावर माइनस x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x मल्टीप्लाइड बाय माइनस e टू द पावर माइनस x dx, जिसे आप और हल करते हैं तो आपको प्राप्त हो जाता है माइनस e टू द पावर माइनस x cos x प्लस sin x मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर माइनस x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस x cos x पूरे का dx। इसके बाद यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि आपको जो समाकलन यहाँ पर प्राप्त हुआ है उसमें एक भाग आपको बिल्कुल आपके प्रश्न वाला ही प्राप्त हो गया है, जिसे कि आपने I से डिनोट किया था। तो यहाँ पर भी अब आप उसे I ले लेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा I बराबर माइनस e टू द पावर माइनस x cos x प्लस sin x मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर माइनस x माइनस I, जिसे जब आप हल करके लिखेंगे तो यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा 2i बराबर sin x माइनस cos x मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर माइनस x। यहाँ से आपके पास I का मान आ जाएगा sin x माइनस cos x मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर माइनस x अपॉन 2, और यही मान जब आप y मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर माइनस x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस x cos x dx प्लस c में प्रतिस्थापित करेंगे तो आपको यहाँ से आपका हल प्राप्त होगा y मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर माइनस x इज इक्वल्स टू sin x माइनस cos x मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर माइनस x अपॉन 2 प्लस c, जिसे आप और सॉल्व करके लिखेंगे तो आपको यहाँ से ये प्राप्त हो जाएगा y इज इक्वल्स टू sin x माइनस cos x अपॉन 2 प्लस c मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर x, और यही हो जाएगा आपके दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक हल। तो दोस्तों देखा आपने कि किस प्रकार से आप रैखिक अवकल समीकरण का हल ज्ञात करते हैं, समाकलन गुणक का इसमें कितना ज्यादा उपयोग है तथा आपको यह किस प्रकार का अवकल समीकरण है उससे भी आपको बहुत ही ज्यादा सहायता मिलती है। तो दोस्तों ये सभी चीजों का आपको इस एक्सरसाइज में ध्यान देने की जरूरत है, जिससे कि आप इस प्रकार के प्रश्नों को अच्छी तरह से हल कर पाएंगे। इस प्रकार के और भी प्रश्न आपको आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल कीजिएगा। और इसी के साथ हमारे आज की वीडियो समाप्त होती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा रैखिक अवकल समीकरण के बारे में। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। धन्यवाद। Hello.
Bismillah gue, tele covid kagak ada dia. Dia kata, अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे। क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? बहुत आसान है। अच्छा, कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर, चलिए। चलो चलो। हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ, हम उठा लेते हैं। चल। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ। ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ। मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी।
तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से ई-लॉट्स ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।